चलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो तो अपन देखे थे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 2D ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे और इसमें मैं पहला केस ले रहा हूँ डिस्क का। ठीक है, डिस्क। ठीक है, ये जो डिस्क है इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है ना, इसकी जो सरफेस डेंसिटी है वो प्लस है। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बच्चों। और इस डिस्क की जो रेडियस है, ये डिस्क है ना, ठीक है, ये डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क की जो रेडियस है बच्चों वो आर है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस डिस्क के वजह से इसके सेंटर से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, पी पॉइंट पे जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, एक्स। ठीक है, मैं क्या किया बच्चों, यहाँ से आर गया, यहाँ से आर मूव किया और डी आर का थिकनेस निकाल लिया। आपको ये बात पता है बच्चों कि अगर एक डिस्क से आप इमेजिन करो, एक डिस्क है, सीडी देखे होगे ना, तो एक डिस्क पे अपन क्या करेंगे, एक सीडी देखे हो, सीडी पे आर गए और डी आर थिकनेस काट दिए तो एक रिंग निकल जाएगा। ठीक है, जिसकी थिकनेस डी आर होगी और इस पे डी क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पी पॉइंट है और एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, इस पे डी क्यू चार्ज, तो अपन डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, सिग्मा, और डी ए को 2 पाई आर इंटू डी आर ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डी क्यू की जो वैल्यू होगी बच्चों, जो डी क्यू की वैल्यू होगी वो 2 पाई सिग्मा डी आर आ रहे होंगे। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, तो डी क्यू की वैल्यू 2 पाई सिग्मा डी आर आ रहे होंगे। ठीक है, तो डिस्क के वजह से अपन एक रिंग के वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं। तो ये जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा बच्चों, वो कितना आ रहा होगा, के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, देखो अगर मेरे को होल डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग्स एज्यूम करने पड़ेंगे। बहुत सारे रिंग्स के एजम्पशन से ये अपने को डिस्क बना होगा। अगर डिस्क बनाना है तो बहुत सारे रिंग्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं क्या करूं, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करने का मतलब, ठीक है, समीशन कर दूं तो मेरे को डिस्क मिल जाएगा। ठीक है, तो डी को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डी की वैल्यू यहाँ डाल दिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, डिस्क की रेडियस कितना है, 0 से लेकर के आर तक मैं लिमिट प्रेस कर दूंगा। अब मेरा मोटो ये है बच्चों कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा। अपन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू टी स्क्वायर पुट कर देंगे। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो 2r dr इक्वल टू 2t dt लिख सकता हूँ। ठीक है, अपन क्या करेंगे, जैसे ही इस फंक्शन को t का फंक्शन बनाएंगे तो अपने को इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर r इक्वल टू 0, अगर मैं सेंटर पे हूँ तो t की वैल्यू यहाँ डालोगे तो t की वैल्यू x आ रही होगी, r इक्वल टू 0 यहाँ डालो तो t की वैल्यू x आ रही होगी, r इक्वल टू r डालोगे तो t की वैल्यू ये आ गई। चलो, अब पूरा जो इंटीग्रेशन था वो t का फंक्शन बन गया, मेरे को लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी पता चल गया। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना, जैसे ही वैल्यू डालोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये सिंपल फंक्शन में चेंज हो जाएगा, t डिवाइडेड बाई t का पावर 3 इंटू डी टी। इसको करोगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन, यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ x भी आएगा, देखो यहाँ x है तो x बाहर निकाला। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही होगी। इसको अगर सॉल्व करते हो तो वैल्यू आ रही होगी, देखो लिमिट डालोगे तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t। ठीक है, इसमें लिमिट डालोगे तो वैल्यू आ रही होगी ये। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी। तो एक डिस्क के वजह से x डिस्टेंस पे सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है बच्चों, वो आती है सिग्मा इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2f(0) 1/x माइनस 1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखो अगर मेरे को उसको लिखना है, ठीक है, तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो अपन इस x को अंदर लेके जाते हैं तो अपने को E क्या मिल रहा होगा बच्चों, E एट P कितना मिल रहा होगा, जो E एट P मिल रहा होगा बच्चों, ठीक है, वो मिल रहा होगा सिग्मा अपॉन 2f(0), ठीक है, 1 माइनस x अपॉन (√r² प्लस x स्क्वायर। ठीक है,
ये मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो x डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू शायद cos थीटा आ रही होगी। देखो चेक कर लो एक बार। तो E एट पी लिखना है बच्चों मेरे को, तो E एट पी आ रहा होगा सिग्मा अपॉन 2 SI नॉट, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर इस x को नीचे लाएं बच्चों तो फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन 2 SI नॉट 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको जो आसान लग रहा होगा उस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, डेरिवेशन करने नहीं बैठना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो अपने को जब न्यूमेरिकल बनाना होगा बच्चों, न्यूमेरिकल बनाना होगा तो अपने को फॉर्मूला किसी भी हालत में लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। या तो ये फॉर्मूला याद रखो, या तो ये याद रखो, या तो ये याद रखो, या तो ये याद रखो। ठीक है, आपको जो सिंपल लग रहा होगा उस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं, इसमें कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं अपन। ठीक है, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। चलो, जैसे कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस को देखते हैं। ठीक है, जैसे जो पहला केस है बच्चों, मान लो कि r टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए। r टेंस टू इनफाइनाइट मतलब डिस्क की रेडियस को बहुत बड़ा करना। अगर डिस्क को खींचोगे, अगर बहुत दूर लेके चले जाओगे तो एक चादर बन जाएगी, सीट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डिस्क की रेडियस को इन्फिनिटी तक लेके जाते हो बच्चों, अगर डिस्क की रेडियस इन्फिनिटी तक लेके जाते हो तो ये जो डिस्क होगा वो इनफाइनाइट सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को अगर इनफाइनाइट सीट के वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो आप क्या करो, डिस्क के फॉर्मूले में r टेंस टू 0 डाल दो। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा होगा। अगर r टेंस टू 0 डालो फर्स्ट वाले किसी भी एक्सप्रेशन में डाल दो, अगर फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में डालूं तो देखो क्या आ रहा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये टोटल एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर एक सीट है, मान लो ये सीट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट सीट है, हालांकि मैंने इसको छोटा दिखाया है, ये इनफाइनाइट सीट है, इस पे मान लो प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे मान लो प्लस सिग्मा चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये इनफाइनाइट सीट है और इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है। ठीक है, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है। तो अगर मैं बहुत दूर या किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, मान लो ये P पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू इनफाइनाइट सीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखूंगा, प्लस होने का मतलब इनफाइनाइट सीट से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर आ रही होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक और बात है बच्चों कि इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर आ रही है। मतलब मायने ये नहीं रखता है कि इनफाइनाइट सीट से आप कितने डिस्टेंस पे हो। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस का फंक्शन ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर आ रहेगी वट एवर विद द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2। प्लस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सीट है। अगर यही यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज सीट हो जाता, अगर यहाँ मान लो नेगेटिवली चार्ज सीट हो जाता, अगर नेगेटिवली चार्ज इनफाइनाइट सीट हो जाता बच्चों, अगर इनफाइनाइट सीट हो जाता तो इससे किसी भी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती बच्चों वो टुवर्ड्स द इनफाइनाइट सीट आती। ठीक है, E एट P, उसकी भी वैल्यू कितनी होती, इसमें माइनस सिग्मा चार्ज है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आर। ठीक है, कितने डिस्टेंस, कितनी दूर जा करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो उसका ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा नोट है
वो ये है बच्चों कि देखो जो दूसरा स्पेशल केस है वो है एनुलर, ठीक है, डिस्क। ये क्या होता है? ठीक है, चलो देखो ये डिस्क और ये, ठीक है, चलो ए इसकी रेडियस है और ये आउटर रेडियस बी, ठीक है। ये डिस्क है। इस बार इस पे है क्या बच्चों, इस पे देखो बीच में खोखला है, ठीक है। इस पे मान लो प्लस सिग्मा चार्ज है, प्लस सिग्मा चार्ज इस बार अंदर नहीं है, ठीक है, ये है। और अपन क्या कर रहे हैं, इससे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लो कि x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अपन चाह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अपन क्या चाह रहे हैं, अपन चाह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें, ठीक है बच्चों। तो अपन चाह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें। तो देखो अगर मैं देखूं तो अगर मैं ये पूरा अरेंजमेंट को देखूं तो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कंप्लीट डिस्क मान लेता, भरा हुआ डिस्क, ठीक है, एक भरा हुआ डिस्क मान लेता, और यहाँ से यहाँ तक जो ये छोटा सा डिस्क बन रहा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेता, तो मेरे को इस एनुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। मतलब अगर मैं इसको कंप्लीटली फील्ड मानता, अगर मैं इस डिस्क को कंप्लीटली फील्ड मानता तो कंप्लीटली फील्ड की वजह से पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है बच्चों। मैं इस खोखले के वजह से निकाल के उसे सब्ट्रैक्ट कर लूं तो एनुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनुलर डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट डिस्क माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव डिस्क। मैं इसको रिमूव बोल रहा हूँ ना, मैंने इतने को रिमूव बोल दिया, ठीक है, रिमूव्ड डिस्क। जो रिमूव डिस्क है बच्चों उसकी रेडियस कितनी है, ए। चलो तो अगर मैं कंप्लीट मानता भरा हुआ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर हो जाता बी, ठीक है। तो देखो तो अपने को फॉर्मूला पता है सिग्मा अपॉन 2f sin नॉट, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस, ठीक है, 1 अपॉन यहाँ था ना, ये था फॉर्मूला 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या बच्चों, बी है ना, यहाँ बी डाल दो, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भरा हुआ हो गया, माइनस सिग्मा अपॉन 2f sin नॉट, ठीक है बच्चों, 1 माइनस, ठीक है, एक्स अपॉन यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये छोटा सा डिस्क हुआ, ठीक है। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पता ना विजिबल है कि नहीं आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँ बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये आ रहा होगा ई ड्यू टू एनुलर डिस्क, जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा सिग्मा अपॉन 2f sin नॉट, ठीक है बच्चों, एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, कितना रहा होगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो अगर कोई आपको ऐसा अरेंजमेंट दे रहा है और आपको बोल दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ई ड्यू टू, ठीक है, एनुलर जो डिस्क आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा सिग्मा एक्स अपॉन 2f sin नॉट 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये दो केस था, ठीक है, ये दो स्पेशल केस था, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, ठीक है, अब अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों, अब अपन जा रहे हैं बात करने, क्या बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरी पोर्शन है तो बस इसको आप ध्यान से सुनना और लिखते जाना, ठीक है। देखो
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है बच्चों, ये एक इमेजिनरी लाइंस है, 3D इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता चलता है। क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता चलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट दिया था वो था माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे। ठीक है, तो लिख लो कि दीज आर 3D imaginary lines, these are 3D imaginary lines। ठीक है बच्चों, ये 3D imaginary lines है। ठीक है, curve drawn imaginary lines, curve drawn in space। ठीक है, curve drawn in space such that tangent drawn at any point of electric line of force gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, अगर इस इमेजिनरी लाइंस पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो मैं इसको क्या बोला था कि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, अगर P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसे आ रहा होगा, तो E एट P। ठीक है, देखो टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर मैं Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन बता रही है। अगर मैं बच्चों इस P पॉइंट पे एक प्लस Q चार्ज रख दूँ, P पॉइंट पे प्लस Q चार्ज, तो इस पे फोर्स भी ऐसे टेंजेंशियल लग रहा होगा। ठीक, कितना लग रहा होगा? F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, E एट P। यहाँ भी अगर मैं माइनस Q रख देता बच्चों, तो आपको पता है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये इधर लग रहा होगा। ठीक है, और इस F की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू E एट Q। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो देखो इसको किसने दिया था बच्चों? इसको किसने दिया था? इसको जो खोजा था वो था, जो कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, माइकल फैराडे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कंसेप्ट को किसने लाया था बच्चों? माइकल फैराडे ने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज। अब अपन बात करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अब अपन बात करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के, ठीक है, जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे सिंक हो जाती है, मतलब टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है,
ऐसा बात तो अपने को पहले भी पता है, ठीक है। तो ये सिंक हो गई, ठीक है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये है कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, वो क्या है? जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइंस लिख लेना यहाँ ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। क्लोज लूप बना दे। यहाँ पे देखो बच्चों, एक टर्म है, ये देखो, ये टर्म है वो, ठीक है। और एक यहाँ टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, मतलब अगर कोई भी फील्ड लाइंस स्टैटिक चार्ज की वजह से क्रिएट हुई है, सुनना बच्चों, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज की वजह से क्रिएट हुई है तो वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। लेकिन अगर सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ तो ये क्लोज लूप बना सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, नहीं पता है तो अगली क्लास में पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको अपन मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर वो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्रिएट हो रही होगी तो वो क्लोज लूप बनाती है, ठीक है बच्चों। इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जोड़ा है और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। तो देखो बच्चों, अगर मान लो कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, आपको ये बात पता है बच्चों कि यहाँ से ये रही लाइंस, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं बच्चों कि ये प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और नेगेटिव चार्ज पे सिंक हो रही है। तो कितने बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, तो ये तो क्लोज बन रहा है, ये देखिए। तो क्लोज लूप का मतलब होता है बच्चों कि जहां आप हो, ठीक है, देखो, जहां से आपने चला और वापस मुड़ के वहीं आ गए। जहां से आप चले, मान लो कि आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, आपने यहाँ से चला और वापस चलते चलते यहाँ आ गए, ठीक है। तो आपका देखो डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देख रहे हो तो यहाँ से अपन चल रहे हैं और यहाँ खत्म, यहाँ चल रहे हैं यहाँ खत्म, यहाँ चल रहे हैं यहाँ खत्म। तो क्या ये क्लोज लूप बन रहा है? नहीं, ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है। ये क्लोज लूप बन रहा है क्या? ये क्लोज लूप है क्या? नहीं, ये क्लोज लूप नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये क्लोज लूप बन रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है बच्चों, ये बंदा चला और वापस वहीं पहुंच गया, ठीक है। तो इस केस में क्लोज लूप नहीं बनता है। और याद रखना, अगर कोई भी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है तो वो उसका नेचर कंजर्वेटिव होता है। तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होगी बच्चों, वो कंजर्वेटिव होगी, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, ठीक है। देखो, मैं बोला था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि अपने को आगे बात करना है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्लोज लूप बनता है, ठीक है, क्लोज लूप बनता है। तो कोई अगर बोलता है कि क्या सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? हाँ, हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइंस होगी ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस, ठीक है। क्लोज लूप में पॉसिबल है ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अगर वो नॉन कंजर्वेटिव की है, नेचर की है, तो वो क्या करेगी बच्चों, क्लोज लूप बनाएगी, ठीक है। वो क्लोज लूप बना रही होगी, ठीक है। देखो जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, जो तीसरी है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती है? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों सर? लिख लो पहले, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों? अगर अपने को पता है कि अगर दो लाइंस, अगर मान लो कि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट पे P पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करी, अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो फर्स्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये EP1, ठीक है, इसका डायरेक्शन, और ये जो सेकंड है बच्चों इसके वजह से EP2 इधर। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन मिल रहा है। क्या पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करेगी बच्चों, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है, बच्चों वो अपने को चार्ज के बारे में आइडिया देता है। और चार्ज के बारे में मतलब उसके मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुआ है बच्चों, जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुआ है उसका नेचर और उसका मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि इट गिव्स द आइडिया अबाउट द चार्ज। ये चार्ज के बारे में आइडिया देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर जिस चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस, अगर मान लो ये चार्ज है, इससे 4 फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है, और ये चार्ज है इससे 2, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रिएट हो रही होगी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। देखते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ एक Q2 चार्ज है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये फील्ड लाइन से क्रिएट हुई, ठीक है, ऐसे क्रिएट हुई, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये, ठीक है, और ये इस पे सिंक हो रहा है, ठीक है। तो सर नेचर कैसे पता चलेगा? ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बता देगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज का मैग्नीट्यूड बता देगा। सर नेचर कैसे पता करेंगे? तो अभी पहली प्रॉपर्टी में तो बताया था बच्चों कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर आ रही होगी, मतलब सिंक हो रही होगी, ठीक है। तो देखो इन दोनों चार्ज से Q1 जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो कोई नेचर पूछेगा तो जो Q1 चार्ज है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो Q2 चार्ज है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, अगर कोई Q1 का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है
तो जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, देखो इससे कितना लाइन जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये 9 लिख दिया, ठीक है। Q2 का मैग्नीट्यूड, तो Q2 का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा होगा, इस पे देखो कितना सिंक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। कोई आपको सवाल फ्रेम करके ऐसे बोल दे कि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बताओ, का रेशियो बताओ, तो क्या बताओगे, 9/7, ठीक है 7, ठीक है। जो अगली प्रॉपर्टी है, जो कि 5वीं प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंटेंसिटी के बारे में भी बताती है, ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में भी बताती है, ठीक है। इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी आइडिया देती है, ठीक है। अगर लाइंस, सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हो, डेंसर हो, ठीक है, या कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो मान लो कि एक ऐसी फील्ड लाइंस है, ठीक है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है, तो देखो कहाँ ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कहाँ ज़्यादा डेंसर है, बी पे, तो बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा ए से, ए पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यहाँ ए देता हूं और यहाँ बी, तो देखो ए के पास जो ए है बच्चों, ए के पास डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, हुआ कि नहीं। चलो देखो अगर मैं ऐसा दूं तो यहाँ पे देखो एकदम स्पेसिंग सेम है, तो स्पेसिंग सेम है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ एक पॉइंट दिया और एक यहाँ पॉइंट दिया, तो स्पेसिंग सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे कि यूनिफॉर्म क्यों है, ठीक है। चलो देखो जो छठी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये कैसे पहचानेंगे कि कोई भी फील्ड लाइंस जो है यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जो छठी प्रॉपर्टी है बच्चों वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को पहचानने की, ठीक है, ठीक है। देखो अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म लाइन है, यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो होना चाहिए ऐसे फील्ड लाइंस का वो होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर अपने को नॉन यूनिफॉर्म पता करना है, क्या करना है, अगर अपने को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस के बारे में पता करना है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो इन दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। अगर दोनों कांस्टेंट हुआ तब तो यूनिफॉर्म में चला गया। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसे फील्ड लाइंस जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक एक करके देखते हैं बच्चों कि देखो अगर
ए नंबर केस लें, ठीक है, ए नंबर, ये देखो ये है और ये है, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई पूछता है आपसे कि सर ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नेचर क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो अपन कैसे पता करेंगे कि ये इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है कि इसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ बच्चों कि लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है उससे बात करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्पेसिंग है, इसको डी डैश बोल दो, और यहाँ पे स्पेसिंग है डी, तो क्या डी डैश डी के बराबर है? नहीं। अगर स्पेसिंग बराबर नहीं है मतलब मैग्नीट्यूड इसका बराबर नहीं है। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है बच्चों ये अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, दोस्त सब लाइंस ऐसे ही जा रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो अगर दोनों में से कोई, मैं बताया कि अगर दोनों में से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी एक अगर कांस्टेंट नहीं आता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। क्या होगी बच्चों? ये है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, ठीक है। देखो मैं बी नंबर केस बनाता हूँ, ठीक है, इस बार ऐसे बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो इसके बारे में क्या बोलोगे? यहाँ पे स्पेसिंग तो सेम है, ए बी डी है, ए बी डी है, तो मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? इस फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसको लिख लेना, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन क्या नहीं है? डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तो ये वापस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हो गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। चलो सी पॉइंट देखो बच्चों, जो तीसरा पॉइंट है, जो सी पॉइंट है, ठीक है, मैंने क्या किया इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे दे दिया, देखना ये और ये। इसके बारे में क्या बताओगे? देखो इसमें स्पेसिंग देखो बढ़ रहा है, इधर मैं मूव करूं, अगर ये बंदा इधर मूव करता है तो उसको स्पेसिंग बढ़ते नजर आएगी। स्पेसिंग बढ़ रही होगी मतलब मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल मतलब नॉट कांस्टेंट, ठीक है। डायरेक्शन भी देखो, ये इधर जा रहा होगा, इधर ये इधर जाते नजर आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन चलने के साथ साथ ये क्या होगा? चेंज हो रहा होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन भी वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो दोनों वेरी कर रहा है, अपने को शर्त क्या है? नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई एक कम से कम वेरी करे, और यहाँ पे दोनों वेरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो फील्ड लाइंस होगी बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म की होगी, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसा दे दूं, डी नंबर केस दे रहा हूं बच्चों, जो डी नंबर केस है, अगर मैं आपको ऐसे दे देता, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे दे देता, ये देखो स्पेसिंग सेम है ना, ये स्पेसिंग सेम है, ये भी डी है, ये भी डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, देखो डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, अब सब लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं, तो अपन देखे थे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये इसका क्या नेचर है?
इसका भी नेचर नॉन यूनिफॉर्म नेचर है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या था, आर का फंक्शन था, मैग्नीट्यूड दूर जाने पे घट रहा था, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। ठीक है, पास में जब रहेंगे, जब मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो जब पास में रहोगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है, और दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कम पड़ रही होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कोई पूछता है आपसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रिएट हो रही है होगी, उसका नेचर क्या है, तो बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो जो अगली प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, वो ये है कि 7वां है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, नेवर एग्जिस्ट inside the metal या कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ठीक है, ये बात अपन बाद में देखेंगे। अपने में है कि अगर कोई मेटल है और एक कंडक्टर है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनती है। ठीक है, जैसे किसी भी अगर मेटालिक, सुनना, अगर किसी भी, ठीक है बच्चों, अगर किसी भी, देखो, अगर मैं किसी भी मेटेलिक स्लैब को, ठीक है, ये है मेटेलिक स्लैब, अगर किसी भी मेटेलिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ, जो कि एक्सटर्नल फील्ड मैंने ई नोट लगा के रखा है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड है। किसी भी मेटेलिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में मैं प्लेस करूँ तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अपने को ये भी पता है कि मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैंने इसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसे लगाया तो इस पर फोर्स लगना लगेगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्चुअल चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे, इसको अपन क्यू इंडोज बोल रहे हैं। यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, ठीक है, चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी पॉइंट पी लूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी लूँ, तो इस पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों वो आएगी 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर 0 है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कहाँ बनेंगी, यहाँ फील्ड लाइन नहीं होगी, इसीलिए किसी भी कंडक्टर और मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती है। अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 कैसे आ रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बार कंडक्टर को प्लेस कर रखा है। ठीक है, मैं करता क्या हूँ, एक इंसुलेटर को प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं कि एक इंसुलेटर को प्लेस कर दे रहा हूँ, इसको अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस बार एक इंसुलेटर प्लेस कर देता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब इंसुलेटर प्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इस पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब मतलब इंसुलेटर है। ठीक है, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इंसुलेटर है बच्चों, तो इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पी पॉइंट है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चालू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे वर्चुअल चार्ज क्रिएट होगा और उसका नेचर जो होगा पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन इसको रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर अपन ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा। अब देखो जैसे इधर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट हो जाएगा, आई इंड्यूस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ई एट पी इज इक्वल टू
ई नॉट, ठीक है, माइनस ई इंड्यूस। ठीक है बच्चों, अपने को ये बात पता है कि इस पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, अपन देख चुके हैं किसी भी मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कोई भी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, कितना बनता है बच्चों, ई नॉट बाई के। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा होगा ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ठीक है, तो अगर ई इंड्यूस की वैल्यू कैलकुलेट करूं बच्चों तो ये आ रहा होगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। इसको कैलकुलेट करें तो ई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के आ रहा होगा। यहाँ के क्या है, यहाँ के क्या है बच्चों, यहाँ पे जो के है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमको ये बताओ बच्चों कि इस मेटल के केस में के की वैल्यू क्या आती है। इस मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में क्या आता है, इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पे ई इंड्यूस इस मेटल के लिए निकालूं बच्चों, तो जो ई इंड्यूस आ रहा होगा, जो इसमें ई इंड्यूस ऐसे क्रिएट हो रहा होगा, वो जो ई इंड्यूस आ रहा होगा बच्चों, वो कितना आ रहा होगा, ई नॉट के बराबर। तो यही रीजन है कि इस पी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इधर लिखे और जो ई इंड्यूस हुआ वो एक्सटर्नल के बराबर ही हुआ, और यहाँ पे इस पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है 0। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर ये कंडक्टर ना होता, अगर एक इंसुलेटर होता, तो क्या इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ रही है, नहीं। ये किस पे डिपेंड कर रही है, दिस इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ओके, ठीक है। चलो, जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, जो 8वीं प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो 8वीं प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, जो 8वीं है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज normal to the surface of metal या कंडक्टर। ठीक है, हाँ, ये कब, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अगर स्टैटिक कंडीशन होगा, ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टर और मेटल पे परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर एंटर कर रही होगी। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर वैनिश हो जाएगी, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, चलो, तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये एक कंडक्टर है या मेटल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो प्लस क्यू चार्ज के वजह से जैसे ही प्लस क्यू चार्ज इस मेटल के इस न्यूट्रल कंडक्टर के बगल में रखा, तो इसके वजह से फील्ड लाइंस क्रिएट होगी। देखो फील्ड लाइंस, ठीक है, देखो ये नॉर्मल टू द कंडक्टर इंटर कर रही है। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस क्रिएट हो गई। ठीक है बच्चों, ये ऐसे क्रिएट हो गई और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होगी, निकल रही होगी। ठीक है, निकलेगी भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ सिंक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी चार्ज होगा। जैसे ही मैं इसके फील्ड लाइंस में किसी भी कंडक्टर के बगल में एक चार्ज रखता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये प्लेस हो गया जो कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर का है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कूद के आ जाएंगे, यहाँ पे एक इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, और यहाँ पे जैसे ही होगा वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू नॉट और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक और बात जानने वाली बात है बच्चों कि अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे बाद की क्लास में, तो अभी मैं हिंट्स बता दे रहा हूँ कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर। नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल पे पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है बच्चों, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ लिख लो,
V इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस dV/dr, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो इसके अंदर अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब 0 बराबर माइनस dV/dr, तो dV/dr की वैल्यू आ गई बच्चों 0। तो डिफरेंशिएशन किस टर्म का 0 होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे v जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसीलिए किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, उसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है बच्चों, ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल होता है। क्या होता है? इक्विपोटेंशियल होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ठीक है। चलो अपन एक सवाल देखते हैं कि अपने को क्या करना है। कि सवाल ये दिया है कि एक थिक कंडक्टर दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ? सवाल ये है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला जो सवाल है बच्चों वो ये है कि यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये थोड़ा थिक कंडक्टर दिया हुआ है। ये क्या है? ये थिक कंडक्टर है, ठीक है, थिक कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, ये थिक कंडक्टर है। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज दिया और बोला कि इसकी वजह से फील्ड लाइन बताओ, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड लाइन बताओ। तो इसके वजह से जो फील्ड लाइन्स होगी बच्चों, जब कंडक्टर, आपको पता है कि ये इस मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होगी क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ तो चार्ज है, तो इसके चलते तो फील्ड लाइन्स बनेगी, इसके चलते फील्ड लाइन्स बनेगी। और जब फील्ड लाइन्स बनेगी बच्चों तो ये कंडक्टर पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और यहाँ से फील्ड लाइन्स निकल रही होगी, ठीक है, यहाँ से फील्ड लाइन्स नॉर्मली निकल रही होगी, ठीक है, इमर्जिंग आउट, ठीक है, यहाँ से निकल रही होगी, ठीक है ना बच्चों, यहाँ से निकल रही होगी, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल है बच्चों वो ये है कि मैंने इस बार चार्ज को जस्ट उसके सेंटर पे ना प्लेस करके, जस्ट इसके सरफेस पे ना प्लेस करके, मैंने क्या किया, इस सेंटर से थोड़ा सा हटा दिया, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। मैंने यहाँ ना दे करके, ये तो इसका सेंटर था, चार्ज यहाँ दे दिया। अब मेरे को बताओ कि फील्ड लाइन्स कैसे बन रही होगी, ठीक है, सोचो और जल्दी बताओ। देखो ये तो थिक कंडक्टर है, ये तो थिक कंडक्टर है, तो ये यहाँ पे चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक है, चार्ज इंड्यूस करेगा। यहाँ पे जो चार्जेज होंगे, देखो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन होने लगेगा और यहाँ पे कम होने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ होगा तो यहाँ कम हो रहा होगा, तो इसके अंदर जो चार्ज का, इंड्यूस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि फील्ड लाइन्स यहाँ पे ज़्यादा रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा होगा, देखो मान लो ये ऐसे बना, ये इंटर नहीं करेगा इसमें, ठीक है, ये नॉर्मली जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ ऐसे निकल भी रहा होगा, ठीक है बच्चों, ये ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, समझ गए होगे। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी बातें।